हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं हैलोएरीन अभिक्रियाओं के बारे में। हैलोएरीन कौन कौन सा अभिक्रियाएं दर्शाते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक ज़रूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हैलोएरीन अभिक्रियाओं के बारे में। हैलोएरीन अभिक्रियाएँ कौन कौन सी अभिक्रियाएँ दर्शा सकती है? तो पहला, नाभिक रागी प्रतिस्थापन यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तीसरा, धातुओं के साथ अभिक्रिया। ये तीन तरह की अभिक्रियाएं हम लोग को पढ़ना है 12th में। तो जानते हैं हैलोएरीन अभिक्रियाएं तीन प्रकार के, तीनों के बारे में बारी बारी से। तो तीन कौन है, फिर से एक बार सुन लें। नाभिक रागी प्रतिस्थापन, दूसरा इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन, तीसरा धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो हम सबसे पहले आज बात करते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो आप तो पहले ही जान चुके हैं पिछले वाले वीडियो में कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो एक ऐसा अभिक्रिया जिसमें परमाणु या परमाणु समूह नाभिक रागी के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए, वही नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो हम लोग वो हैलोएरीन में देख रहे थे। अब हम हैलोएरीन की बात करते हैं। तो यहाँ पे जाने कि एराइल हैलाइड नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं इन रेयर केस, लेकिन बहुत कम क्रियाशील होते हैं। फिर से जानें, एराइल हैलाइड नाभिक रागी प्रतिस्थापन यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति कम क्रियाशील होता है। तो ये याद रखेंगे। यदि हम बात करें कि हमारे पास हैलोअल्केन हो और हैलोएरीन हो, तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन के प्रति ज़्यादा क्रियाशील कौन होगा? तो हैलोअल्केन कहेंगे। कम क्रियाशील कौन होगा? तो हैलोएरीन कहेंगे। तो अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन आता है कि एराइल हैलाइड जो है वो कम क्रियाशील है, तो कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। बिल्कुल। तो क्या क्या कारण है इसके बारे में जानते हैं। पहला है अनुनाद प्रभाव, रेजोनेंस इफेक्ट। हैलोएरीन में हैलोजन परमाणु पर उपस्थित एककी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि लोन पे इलेक्ट्रॉन ब्लैक यानी कि रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ संयुग्मन होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हैलोएरीन में हैलोजन परमाणु पर युग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, 3 युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि बेंजीन ब्लैक के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ संयुग्मन में होते हैं। और संयुग्मन होगा तो स्वाभाविक है कि वहाँ पे अनुनाद का घटना होगा, अनुनादिक संरचना वहाँ पे लागू होगा। तो अनुनाद के कारण जब हैलोएरीन में अनुनाद होता है यानी कि रेजोनेंस होता है, तो अनुनाद के कारण कार्बन और हैलोजन के बीच का जो आबंध होता है वो आंशिक द्वि आबंध में तब्दील हो जाता है, मतलब बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। फिर समझें कि अनुनाद प्रभाव जब हैलोएरीन में होता है तो उसके कारण CX आबंध यानी कि कार्बन हैलोजन जो आबंध होता है ना, वो आंशिक द्विआबंध हो जाता है, यानी कि पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाता है। और जब यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाता है, उसके कारण हैलोअल्केन की तुलना में हैलोएरीन में आबंध विदलन अपेक्षाकृत कठिन हो जाता है। अब फिर क्वेश्चन होता है क्यों कठिन हो जाता है, क्यों आबंध नहीं टूट पाता है? तो आप ऐसे समझे कि कार्बन जब हैलोअल्केन होता है तो कार्बन और हैलोजन के बीच की यदि हम बात करें तो वहाँ पे आंशिक द्विआबंध नहीं होता है, जबकि हैलोएरीन में आंशिक पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाता है। जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो इसकी मजबूती बढ़ जाती है, तो इसे तोड़ना कठिन हो जाता है। तो आप याद रखेंगे पहला रीजन कि अनुनाद प्रभाव यदि होता है तब वहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन आबंध के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड यानी कि आंशिक द्वि आबंध आ जाता है, जिसके कारण उसका टूटना कठिन हो जाता है और ये कम क्रियाशील हो जाते हैं। आगे की ओर जाते हैं। और इसी कारण से क्या होता है कि ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। दूसरा रीजन हम बात करते हैं CX आबंध में कार्बन परमाणु के संकरण में अंतर। आपको पता होना चाहिए कि हैलोअल्केन में यदि हम बात करें तो हैलोअल्केन में कार्बन हाइड्रोजन के बीच कार्बन का जो परसंकरण होता है वो sp3 होता है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, जबकि हैलोएरीन में हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है तो वो sp2 परसंकृत होता है। तो रीजन आप समझने का प्रयास करें। हैलोअल्केन में हाइड्रोजन से जुड़ा कार्बन परमाणु sp3 पर संकृत होता है, जबकि हैलोएरीन में हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन परमाणु sp2 पर संकृत होता है। हमारे पास यहाँ देखें तो ये है हैलोअल्केन, तो कार्बन यहाँ पे 4 सिंगल बॉन्ड बनाया, 4 सिग्मा, तो sp3। यहाँ पे देखें हैलोएरीन है, हाइड्रोजन कार्बन बेंजीन ब्लैक के कार्बन जुड़ा हुआ, बेंजीन जुड़ा हुआ, ये हैलोएरीन हो गया। हैलोएरीन में कार्बन का परसंकरण sp2 होता है। तो sp2 परसंकरण हुआ तो
इसका जो आबंध लंबाई होता है वो छोटा होता है sp3 के बनस्पत sp3 के अपेक्षा। तो आबंध छोटा होगा तो उसको तोड़ना थोड़ा कठिन होगा। तो आप दूसरा रीजन फिर से समझ लें, CX आबंध में कार्बन परमाणु ये प्रभावित करता है। क्या प्रभावित करता है? तो बेंजीन में हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा होता है वो कार्बन sp2 होता है, और sp2 का जिसका sp2 पर संकरण होता है वहाँ आबंध लंबाई छोटा होता है, और आबंध लंबाई छोटा होगा तो वहाँ पे उसकी मजबूती बढ़ जाएगी, उसकी क्रियाशीलता थोड़ा कम जाएगी। तीसरा रीजन जाने, फिनाइल धनायन का अस्थायित्व, यानी कि फिनाइल केटायन का अनस्टेबल होना। कैसे? तो स्व आयनन के फलस्वरूप हैलोएरीन से बना फिनाइल धनायन अनुनाद के द्वारा अस्थायी नहीं होता है। यानी कि फिनाइल धनायन बनेगा, जैसे यदि आप यहाँ पे समझे तो बेंजीन है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यदि हाइड्रोजन यहाँ से चला जाता है ये माइनस के रूप में तो इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा, कार्बोकैटायन बनेगा। तो कार्बोकैटायन बनेगा तो, लेकिन वो अस्थायी नहीं होगा। क्यों अस्थायी नहीं होगा? तो आप ऐसे समझें कि इसमें रेजोनेंस फेनोमेना होगा, और रेजोनेंस फेनोमेना के कारण ये कार्बोकैटायन अस्थायी नहीं होगा, और कार्बोकैटायन अस्थायी नहीं होगा तो वहाँ पे अभिक्रिया नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया नहीं होगा। तो तीसरा रीजन आप ऐसे समझे कि फिनाइल धनायन का जो अस्थायी होता है, मतलब जो अनस्टेबिलिटी उत्पन्न हो जाता है, यानी कि स्व आयन के फलस्वरूप हाइड्रोजन से बना फिनाइल धनायन अनुनाद के द्वारा अस्थायी नहीं हो पाता है। चौथा, संभावित प्रतिकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन धनी नाभिक रागी के इलेक्ट्रॉन धनी एरीन की ओर जाने की संभावना कम होती है। आप इसको ऐसे समझें कि नाभिक रागी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन धनी होता है, और जो एरीन होता है बेंजीन युक्त यौगिक वो भी इलेक्ट्रॉन धनी होता है। ये भी इलेक्ट्रॉन रिच होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इलेक्ट्रॉन रिच दोनों आपस में आकर्षित नहीं होगा बल्कि प्रतिकर्षित हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे अभिक्रिया की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो आपसे क्वेश्चन हो सकता है ना, पूछा जा सकता है कि हैलोएरीन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों नहीं दर्शाता या कम क्रियाशील होता है, क्यों होता है कम क्रियाशील? तो इसका जो कुछ कारण है, पहला अनुनाद प्रभाव। अनुनाद प्रभाव में क्या होता है, आप एकदम सिंपल तरीके से को समझते जाएं। अनुनाद प्रभाव पहला कारण। अनुनाद प्रभाव में क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच आंशिक द्वि आबंध आ जाता है। आंशिक द्वि आबंध जब आ जाता है तो इसका टूटना कठिन हो जाता है। दूसरा नंबर यदि हम बात करें CX आबंध में कार्बन परमाणु के संकरण, तो हैलोएरीन में देखा जाए तो हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा होता है उसका परसंकरण sp2 होता है। जिसका परसंकरण sp2 होता है उसका आबंध लंबाई छोटा होता है, और जिसका आबंध लंबाई छोटा होता है उसे तोड़ना थोड़ा कठिन हो जाता है। तीसरा है फिनाइल धनायन का अस्थायित्व, यानी कि यहाँ पे सेल्फ आयनाइजेशन होता है, स्व आयनन होता है, और जो यहाँ पे केटायन बनता है वो अनुनाद के कारण स्टेबल नहीं रह पाता है, इसलिए यहाँ पे अभिक्रिया आगे प्रोसीड नहीं हो पाता है। चौथा, संभावित प्रतिकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन धनी नाभिक रागी के इलेक्ट्रॉन धनी एरीन की ओर जाने की संभावना कम होती है। यानी कि जो नाभिक रागी वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन धनी है, और जो एरीन होता है, हैलोएरीन होता है, वो भी इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होता है। तो इलेक्ट्रॉन रिच एक दूसरे के प्रति आकर्षित नहीं होती है, आकर्षण की संभावना बहुत कम हो जाती है, इसलिए क्रियाशीलता भी कम हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पे जाने कि हैलोएरीन अभिक्रियाएं जो होती है वो तीन हो सकती है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, धातु के साथ अभिक्रिया। तो आज हम सबसे पहले बात किए नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। तो हम लोग ये निष्कर्षण निकाले कि हैलोएरीन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, है ना, ये याद रखेंगे। वही फिर चार रीजन, अनुनाद प्रभाव, दूसरा CX आबंध में कार्बन जो होता है sp2 पर संकरण होता है, तीसरा फिनाइल धनायन का अस्थायित्व, और चौथा संभावित प्रतिकर्षण के कारण। तो ये चार रीजन है जिसके कारण आधार पर हम कह सकते हैं कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति अराइड हैलाइड कम क्रियाशील होते हैं। तो इसके आगे हम इलेक्ट्रॉन रागी और धातु के साथ अभिक्रिया के बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।